नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने के लिए, जो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, यानी कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आज की जो बेसिकली हमारी बात होने वाली है इन दोनों टॉपिक पर होने वाली है, और हम इसमें बात करेंगे मांग में वृद्धि और मांग में कमी की। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि व्हाट इज डिमांड, इसको हमने पढ़ लिया है और लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया है। बेसिकली जो ये टॉपिक है ये लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड है। ठीक है, उसको समझते हैं कैसे लॉ ऑफ डिमांड पर ये बेस्ड है और किस प्रकार से हमारी मांग का विस्तार होता है और किस प्रकार से हमारी मांग का संकुचन होता है। अब आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे कम होते हैं वो भी उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, किसी के वस्तु के प्राइस में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या करते हैं, छोटे आमदनी वाले लोग उस वस्तु को खरीद नहीं पाते हैं, है ना। और दूसरी चीज, आज की जो मैंने आपको बताया कि अगर मांग में क्या होता है, विस्तार होने के पीछे रीजन क्या है, मांग में विस्तार होने के पीछे का रीजन ये है कि उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाए, घट जाए, उस वस्तु की प्राइस में कमी आ जाए, तो क्या होगा, मांग का विस्तार हो जाएगा। और अगर यदि उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, अगर उस वस्तु की प्राइस में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या होता है, उस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, उस वस्तु की मांग घट जाती है। कैसे, सब कुछ आज की वीडियो में समझाने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। देखिए साथियों, आपको पता है कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, यानी मांग का विस्तार है, वो केवल एक ही रीजन होता है जिसकी वजह से ये मांग का विस्तार होता है। वो क्या होता है, केवल कीमत में कमी होने के कारण ही मांग का विस्तार होगा। और गाइस, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो मांग का विस्तार होता है वो केवल मांग लाइन, यानी मांग रेखा पर ही होता है। मांग रेखा पर ऊपर और नीचे जो आना जाना लगा रहता है, जो आवागमन होता है, उसी के द्वारा मांग का विस्तार और मांग का संकुचन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगर हम जब बात करेंगे मांग में वृद्धि और मांग में कमी की, तो वहां पर कुछ और ही जो है बात निकल के आती है। आज की इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इससे पॉइंट आउट किए जाते हैं। तो चलिए एक बार और यहां से हम बता देते हैं आपको। दोस्तों, आपको पता है कि जब आपका जो मूल्य है अगर उसमें कमी आती है तो लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। वो कैसे, इस चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये आपका ये डायग्राम है और इस डायग्राम में दो एक्सिस हैं, ओ और एक्स। ये ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर आपका डिमांड दिया हुआ है, ठीक है, और ओ वाई अक्ष पर आपका प्राइस दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जो ओ वाई पर हमारा मूल्य दिया हुआ है, हमें मान लेते हैं कि हमारा जो पहले कीमत था वो ओपी था। ठीक है, हमारा जो कीमत था वो पहले कितना था, ओपी था, और उसके बाद उस ओपी कीमत पर हमारी जो डिमांड थी वो ओएम थी। हमारी डिमांड क्या थी, ओएम थी। जैसे ही उस वस्तु का मूल्य घट गया, यानी ओपी से घट करके इसके मूल्य OP1 हुआ, तो क्या होगा, जब प्राइस घटता है तो हमारी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए कैसे, OP1 पर हमारा जो मूल्य है उस पर हमारी मांग की मात्रा OM से बढ़ करके OM1 हो गई, यानी प्राइस कम हुआ और मांगी गई मात्रा यानी डिमांड ज्यादा हुआ। तो ध्यान से समझिएगा कि हम इस डिमांड वाली लाइन पर कैसे ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। फिलहाल के लिए यहां पर नीचे शिफ्ट होना है, क्यों, क्योंकि यहां पर आप पढ़ रहे हैं मांग का विस्तार, कि मांग का विस्तार कैसे किया जाता है। और मांग का विस्तार के पीछे रीजन ये है कि केवल उसकी प्राइस में कमी आना चाहिए, तभी मांग का विस्तार होने वाला है। देखिए, आपको पता है कि ओपी कीमत पर हमारी मांग की मात्रा कितनी थी, OM थी,
और जैसे ही हमारी प्राइस गिर करके OP1 हो गई और हमारी मांग की मात्रा OM1 हो गई। अब देखिए जब हमारी प्राइस OP थी तो हम कहाँ थे? S पॉइंट पर थे। किस पॉइंट पर थे? S पॉइंट पर। लेकिन जैसे ही प्राइस घटी तो हम S पॉइंट से नीचे आ गए कहाँ पर? T पॉइंट पर। देखिए OP1 पर हमारी क्वांटिटी इतनी हो गई, हमारी मात्रा इतनी हो गई और हम कहाँ से? S से शिफ्ट होकर के कहाँ चले आए? T पर। इसे बोलते हैं मांग का विस्तार। मांग का विस्तार हो रहा है, जैसे कि OM से हम बढ़ के कहाँ पहुँच गए? OM1 पर पहुँच गए, तो मांग में विस्तार हुआ ना। हमारा जो हम जहाँ पहले S पे थे और वहाँ से हम शिफ्ट होकर कहाँ पे चले आए? T पर। यानी यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है कि मांग के विस्तार में हमेशा मांग वक्र पर हम ऊपर से नीचे शिफ्ट होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। मतलब कहाँ से? बाएं से दाएं नीचे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो है फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छे समझिएगा कि मांग के विस्तार में हम बेसिकली कहाँ से कहाँ शिफ्ट होते हैं? ऊपर से नीचे, वो भी कहाँ? एक ही डिमांड लाइन पर, एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे शिफ्ट होते हैं। ये है मांग का विस्तार। और इस शेड्यूल के माध्यम से भी आप समझ लीजिए, जैसे आपकी जब कीमत 10 रुपए थी, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो उसकी डिमांड कितनी थी? 20। ठीक है, उसके 20 लोगों ने डिमांड करा था। लेकिन जैसे ही उस वस्तु की कीमत घट करके 10 से 8 आ गई, वैसे ही जैसे कीमत घटी तुरंत ही हमारी मांग क्या होती है? बढ़ गई। कितना हो गई? 20 से 25 हो गई। आपको पता भी है कि अगर कीमत घटती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मांग का संकुचन। हमने यहाँ पे देख लिया मांग का विस्तार, मांग का संकुचन यानी कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग का संकुचन कैसे होता है? गाइस आप लोग ये समझ लीजिए कि जो मांग का संकुचन होता है उसके पीछे रीजन ये होता है कि केवल कीमत में वृद्धि होगी। जब कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा? लोग चीजों को क्या करते हैं? वस्तुओं को कम खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? मांग में संकुचन होगा। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले मांग का संकुचन कैसे होता है। इसको सबसे पहले हम समझेंगे इस शेड्यूल से। इस शेड्यूल को हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए जब हमारी कीमत 10 रुपए थी तो हमारी जो डिमांड थी वो 20 थी, यानी 20 लोगों ने इसकी डिमांड करी, ये 20 यूनिट डिमांड थी। लेकिन जैसे ही हमारी कीमत बढ़ करके 10 से 13 रुपए हो गया तो हमारी क्या होगी? कीमत बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। तो क्या होगा? कीमत बढ़ने पर डिमांड घट जाती है। ये क्या बताती है? मांग का संकुचन बताती है। क्या बताती है? मांग का संकुचन बताती है। वो भी देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपको समझना है कैसी है, ये हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये है उसका जस्ट अपोजिट ये है। देखिए गाइस इसमें आप देखिए कि हमारी ये जो हमारा जो ये डिमांड वक्र है, डिमांड लाइन है, इस लाइन पर हम कैसे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, हमारी ये डायग्राम है। इस डायग्राम में जैसा कि आपको पता है OX अक्ष है, इस पर आपको डिमांड को शो किया गया है, और OY अक्ष है, OY एक्सिस है, इस पर आपकी प्राइस को बताया गया है। प्राइस और ये डिमांड, तो क्या होगा कि जब हमारी प्राइस OP थी तो उस पर हमारी जो क्वांटिटी है, हमारी जो मांग है वो OM थी। लेकिन जैसे ही हमारी प्राइस क्या हुई? बढ़ गई, यानी OP से बढ़ करके OP1 हो गई, तो हमारी क्या होगी? मांग घट जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। वो भी कितना? OM से OM1 हो गई, मतलब हमारी मांग घट गई। ठीक है, जैसा कि इस शेड्यूल से आपको पता चल गया कि ज़्यादा कीमत थी तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, जैसे ही कीमत बढ़ी लोग डिमांड कम कर दिए। वहाँ भी वही चीज़ है, कीमत इतनी थी तो आपकी डिमांड OM थी, जैसे ही कीमत बढ़ी लोगों ने क्या किया? डिमांड को कम कर दिया, वो भी कितना? OM में कर दिया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है मांग का संकुचन कैसे होता है। साथियों आपको पता है कि जैसे कि इसमें देखिएगा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? हम OM थे, OM से कहाँ पहुँच गए? OM1 पे पहुँच गए। मतलब पहले हम यस पे क्या थे? यस पे हम थे। उसके बाद जैसे हमारी मांग घटी तो हम क्या किए? ऊपर शिफ्ट हो गए, यानी S से शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँच गए? T पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? T पर पहुँच गए। तो हमारा इसके क्या है? जो हमारी डिमांड लाइन है DD, इस डिमांड लाइन पर मांग के संकुचन में हम नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये इसमें बहुत ही खास बात है। इसमें क्या करते हैं? मांग का संकुचन में हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर,
और मांग के विस्तार में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। यह बहुत ही बेसिक अंतर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे कि आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि क्या देखा था कि अगर कीमत ज़्यादा है तो लोग कम डिमांड करेंगे और कीमत कम है लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं, जो नहीं देखा होगा वो जा करके हमारी पिछली वाली वीडियो में देख सकता है। तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, अदर फैक्टर स्थिर होने चाहिए, तभी वो मांग का नियम लागू होगा। यहाँ भी सेम वही बात है कि अगर अदर फैक्टर स्थिर नहीं होंगे, अगर अदर फैक्टर जो है यानी अन्य बातें जिसको बोलते हैं समान रहे, तो उसको यहाँ एक दूसरे रूप में बोल देते हैं अन्य कारक स्थिर है, तभी ये जो क्या है, तभी ये मांग का विस्तार और मांग का संकुचन समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मांग का वृद्धि यानी मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक है, चलिए इसको इंक्रीज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि और डिक्रीज इन डिमांड मांग में कमी, इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो इंक्रीज इन डिमांड है और डिक्रीज इन डिमांड, इन दोनों की पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इंक्रीज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि कब होती है, ध्यान से सुनिए, परिभाषा बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आता है, जल्दी है और बोल भी जाता है। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या है, जब कीमत के अतिरिक्त या कीमत के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से उसी प्राइस पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है या मांग की जाती है, तो उसे क्या क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि बोलते हैं। और मांग में कमी क्या है, जब कीमत के अलावा किसी अतिरिक्त कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा किसी कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मांग में कमी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। मांग में वृद्धि क्या है, जब कीमत के अलावा किन्हीं कारणों बस किसी एक निश्चित मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा किसी कीमत से ज्यादा पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि बोलते हैं। और मांग में कमी क्या है, मांग में कमी क्या होता है, जब कीमत के अलावा किन्हीं कारणों बस उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, मांग की जाती है, तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अब आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि मांग में वृद्धि कैसे होती है। मैंने आपको बताया है कि उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ज्यादा कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाए तो क्या है, मांग में वृद्धि। अब देखिए ध्यान से, इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में जब हमारी कीमत कितनी थी, ओपी थी, तो हमारी डिमांड कितनी थी, ओ से लेकर के M1 थी, यानी ओपी कीमत पर हमारी जो मांग है वो कितना है, ओ M1 है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी कीमत पर क्या हुआ, हमारा जो प्राइस है ओपी था, उस प्राइस पर क्या हुआ कि हमारा जो क्वांटिटी है, डिमांड है वो एम थी, लेकिन फिर उसी पर किन्हीं कारणवश की वजह से उसी कीमत पर क्या हुआ, वस्तु की अधिक मात्रा क्या हुई, मांग की जा रही है। यानी ओपी से ओपी पर पहले क्वांटिटी ओएम थी, लेकिन किन्हीं कारणवश से यानी कीमत को छोड़ करके ओपी कीमत पर वस्तु की ओएम मात्रा यानी ज्यादा मात्रा खरीदी जाए, तो क्या है, मांग में वृद्धि है। दोस्तों, दूसरी चीज मैंने बताया था कि उसी कीमत पर या कीमत से ज्यादा यानी कीमत की ऊंची कीमत पर क्या हुआ, उतनी ही मात्रा खरीदी जाए। देखिए ओएम ओपी था कीमत, उस कीमत पर हमारी जो मांग थी वो कितनी थी, ओएम थी, लेकिन कीमत क्या हुआ, OP1 है, किन्हीं कारणों से कीमत क्या है, OP1 है, तो क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा जो मांग है वो OM1 ही था, OM1 ही रहा। तो ये है मांग में वृद्धि, यानी उसी कीमत पर मांग अधिक हो गया या कीमत थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ तो क्या हुआ, मांग भी उतनी ही बरकरार हुई। ये क्या है, मांग में वृद्धि। ठीक है,
इस चीज को आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले कीमत क्या थी, ओपी थी और मांग कितनी थी, ओएम थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद की कीमत ओपी रही, यानी कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, तो क्या हुआ, मांग ओएम1 हो गई। और इसमें देखिए पहले प्रारंभिक कीमत कितनी थी, ओपी थी, तो हमारी प्रारंभिक मांग कितनी थी, पहले हम कितना मांग करते थे, ओएम करते थे, इतने के बराबर, ओएम के बराबर। लेकिन क्या हुआ, बाद की कीमत अगर ओपी1 हो गई किन्हीं कारणवश, तो मांग क्या हुई, उतनी ही रहेगी, यानी बाद की मांग भी ओएम ही बरकरार रहेगी। ये होता है मांग में वृद्धि। अब हम समझ लेते हैं कि मांग में कमी क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसको ध्यान से समझिए इस डायग्राम के थ्रू। पहले हम उसी कीमत पर बताएंगे, फिर बताएंगे जब कीमत घट जाती है तो कैसे मांग में कमी आती है। इस डायग्राम में देखिए, और एक चीज इसमें और समझ लीजिए कि उसमें जो डिमांड लाइन है, मांग रेखा है, वो कहाँ होती है, अपवर्ड शिफ्ट होती है। देखिए एस से कहाँ हो गई, टी पर शिफ्ट हो गई, कहाँ हो गई, टी पर शिफ्ट हो गई। और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मांग में वृद्धि जब होती है तो हमारा जो डिमांड लाइन होता है, मांग रेखा होता है, वो अपवर्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है, यानी बाएं से दाएं खिसक जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मांग में कमी को देखिए क्या कैसे होता है। इसमें क्या है, जब हमारी प्रारंभिक कीमत ओपी थी तो हमारी मांग कितनी थी, ओएम थी। लेकिन बाद में अगर हम कीमत देखें तब भी उसी कीमत पर, यानी ओपी1 कीमत पर हमारी मांग क्या हुई, मांग की कमी हो रही बात हो रही है, तो हमारी मांग क्या है, ओपी कीमत पर, यानी उसी कीमत पर हमारी मांग ओएम से घटकर कितनी हो गई, ओएम1 हो गई। यानी हम शिफ्ट कहाँ हुए, हम शिफ्ट हो गए ऊपर से नीचे, कहाँ हो गए, एस से टी पर शिफ्ट हो गए। मतलब हम कहाँ से, दाएं से बाएं नीचे की ओर खिसक गए, किसमें, मांग में कमी में। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जब कीमत घट जाए तब भी उतनी ही मात्रा में कमी आनी चाहिए। ठीक है, उतनी ही मात्रा क्या है, उसमें मात्रा में कमी आनी चाहिए, उतनी ही मात्रा हमारी खरीदी जानी चाहिए। देखिए कैसे, जब हमारी प्रारंभिक कीमत कितनी थी, ओपी1 थी, ठीक है, तो हमारी जो डिमांड थी, प्रारंभिक डिमांड ओएम थी, ओएम के बराबर थी। देखिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी डिमांड, देखिए प्रारंभिक कीमत सॉरी ओपी थी तो हमारी डिमांड ओएम थी और प्रारंभिक कीमत हो गई। अब उसके बाद की कीमत कितनी थी, ओपी1 थी। जब ओपी1 हमारी कीमत हो गई घट करके, तो क्या हुआ, हमारी तब भी उतनी ही क्वांटिटी, उतनी ही मांग क्या हुई, हो रही है। तो ये है मांग में कमी। मांग में कमी मतलब डिक्रीज इन डिमांड। आई होप आपको ये मांग में वृद्धि और मांग में कमी का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो अगर आप चैनल नए भी हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। आई होप आपके पूरे सिनेरियो में आपको मांग में कमी और मांग में वृद्धि और मांग का विस्तार और मांग का संकुचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारी वीडियो में अच्छे से आप देखिएगा, अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आप क्या करिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।